लखनऊ में बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 की तैयारियों में अभी से जुट जाएं। साथ ही योगी ने कहा कि याद कीजिए, मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थीं। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा। ताजिए के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है सरकार नियम बनाएगी। त्योहार मनाने हैं तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। दो 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, मुख्यमंत्री उपलब्धियां गिना रहे थे, अयोध्या राम मंदिर का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ था लोकसभा चुनाव में। इस मंथन को लेकर क्या खबर है, क्या आकलन रहा, यहाँ पर कोई बदलाव की चर्चा है, क्या सुगबुगाहट है वहां से? देखिए, कार्य समिति की बैठक है, और जब कार्य समिति की बैठक में बातचीत होती है, पदाधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, तब ये होता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की जो रणनीति होगी वो कैसी होगी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि अति उत्साह अच्छा नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कोई कार्यकर्ता बैकफुट पे ना आए, क्योंकि जीतने की एक अलग माहौल होता है, हारने के बाद एक माहौल अलग होता है। तो ये हार जो हुई है, अनपेक्षित हार हुई है, उस हार के बाद कार्यकर्ता बैकफुट पे ना आए। मुख्यमंत्री ने ये जताने की कोशिश की, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी की रणनीति उस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा या सभी सीटें जीतने की कैसी हो, उस पर भी बात होगी, और आने वाले समय में सरकार कैसे चलेगी उस पर भी बात करने की कोशिश की। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया राम मंदिर का, कि हमने राम मंदिर भी बनाया, और कानून व्यवस्था की बात की कि यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता है। पहले घर तोड़े जाते थे त्योहारों के नाम पर, पहले पेड़ काटे जाते थे त्योहारों के नाम पे, लेकिन आज किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटाई जाती है। मुख्यमंत्री ने ये कहा। ये भी याद दिलाया कि कोविड में बीजेपी का कार्यकर्ता और सरकार दोनों ने ही बहुत लोगों की मदद की थी। इसीलिए जो मदद करने की प्रवृत्ति है, उस सेवा के मंत्र को संगठन की मजबूती का एक आधार बताया मुख्यमंत्री ने, और कहा कि जिस तरीके से कोरोना में लोगों की मदद की गई, वैसे ही मदद करके आने वाले समय में लोगों से एक जुड़ाव बनाने की पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार दोनों ही कोशिश करेगी। तो एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की विशेषताएं भी बताई कि किस तरीके से बिना भेदभाव के सरकार चल रही है, किसी के साथ
अन्याय नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार किसी के साथ भेदभाव या तुष्टीकरण नहीं करती है, और साथ ही जब बात आती है इस तरह के त्योहारों की जहां पर बदमाशियां होती थी उसको भी रोकने का काम सरकार ने किया है। तो एक कोशिश कार्यकर्ताओं को वो मनोबल देने की, ताकि एक नए मनोबल के साथ कार्यकर्ता जाएं और उपचुनाव में, और साथ साथ आने वाला जो 27 का लोकसभा चुनाव है, हालांकि समय बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी इस माहौल में कार्यकर्ता अभी से अगर जुटेगा तो 27 में बेहतर चुनाव होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसकी कोशिश मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में करी है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री जो है वो तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे अपने भाषणों में, हमारे सहयोगी बता रहे थे। रणवीर, जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है कौन फेल होता है, लेकिन आप देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी 0 रही है, 0, एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, रीजनल पार्टीज के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी है। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती। और ये जो इंडिया अलायंस है ये सारा जोड़ लें तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है। जेपी नड्डा को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, जो कांग्रेस पर एक तरह से तगड़ा निशाना साध रहे थे, कह रहे हैं परजीवी पार्टी कांग्रेस हो गई है, जो सहयोगियों के दम पर यहाँ पर अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रही है।